व्यवसाय अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे नियोजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन जो होता है वो प्रबंधकीय कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत कार्य है, क्योंकि ये प्रबंध का पहला कार्य होता है। सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूल आधार यानी कि प्रमुख आधार प्लानिंग ही होता है। नियोजन के द्वारा कार्यों का निर्धारण किए बिना अन्य कार्य किए ही नहीं जा सकते। यानी कि पहले तो आप प्लानिंग में ही तय करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो बगैर इसके तो आप अन्य कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप महत्व जानना चाहें तो पहले बिंदु के तौर पे नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। नियोजन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आप पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि भविष्य में क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, उसके अनुरूप आपके जो लक्ष्य हैं, आप उन परिस्थितियों में स्वयं को कैसे ढालेंगे, ये सारी बातें आप पहले से ही सोचते हैं। फिर आप यह भी सोचते हैं कि जो भी परिस्थितियां बनेंगी उनके अनुरूप आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ों पे आप विचार करते हैं और अल्टीमेटली आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि जो जो जोखिम हो सकते हैं भविष्य के, उनसे निपटने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो जो भी जोखिम होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं तो आप उनके ख़तरों को कम कर सकते हैं। अगर उनमें अवसर बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको और बढ़ा सकते हैं प्लानिंग के माध्यम से। ठीक, पढ़िएगा थोड़ा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप प्लानिंग के बाद जो भी कार्य करते हैं वह आपके उद्देश्य परक कार्य होते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बिना ही कुछ भी करने के लिए आगे पढ़ते हैं तो ये संभव है कि आपके कुछ कार्य निरुद्देशी हों, यानी कि कुछ कार्यों में कोई पर्पज़ ही ना हो। तो प्लानिंग से आपका ध्यान उद्देश्यों पर ही केंद्रित रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। तीसरा महत्व का जो बिंदु है वह है नियोजन दिशा निर्देशन करता है। प्लानिंग से हम यह जान पाते हैं कि हमें कौन सा कार्य कब कहाँ कैसे करना है। तो ऐसा तय होने के बाद कहीं ना कहीं प्लानिंग अपने आप में लोगों को, कर्मचारियों को निर्देशित करता रहता है कि दिस वे टू गो एंड दिस इज़ टू बी डन दिस वे। ओके, ये सारी बातें आप पढ़ने के बाद ये जान गए होंगे कि नियोजन जो है वो दिशा निर्देशन का कार्य करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है। चौथा पॉइंट, नियोजन नव विचारों एवं सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करता है। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तब आप एक रूम में बैठते हैं कुछ टॉप लेवल के एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग, और वो तय करते हैं कि हमें कोई भी काम अगर करना है तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट समय क्या है, बेस्ट व्यक्ति कौन रहेगा उस कार्य को करने के लिए, है ना। कौन सी मेथडोलॉजी लगाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। यानी कि आप उस समय नव विचार और सृजनात्मक विचारों को आप प्रोत्साहन देने की स्थिति में होते हैं, और ये नियोजन के ज़रिए होता है। इसलिए ये कहा जाना कि नियोजन नव विचारों और सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। ठीक, पांचवा, नियोजन अतिव्याप्तता और व्यर्थ क्रियाओं को कम करता है। अतिव्याप्तता का मतलब है कि आप कोई काम जब करते हैं तो उसमें पता लगे इतना उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो अतिव्याप्तता का तात्पर्य यह होता है कि आप पहले से ही प्लानिंग में ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या और कितना करना है। तो आप बहुत बार अनावश्यक क्रियाओं से बच जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ में जूझने से बच जाते हैं। ठीक है, जो भी योजनाएं आप बनाते हैं सारे विभागों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। विभागीय योजनाएं मुख्य संगठनात्मक योजना से प्राप्त की जाती हैं, यानी कि जो प्रमुख योजनाएं जो टॉप लेवल के मैनेजर्स बनाएंगे, जो विभागीय प्रबंधक होते हैं यानी कि मिडिल लेवल के मैनेजर्स, वो टॉप लेवल के प्रबंधकों के द्वारा जो बातें तैयार की जाती हैं, मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वह उन्हीं मुख्य संगठनात्मक योजनाओं की ही जो है दिशा निर्देश में अपनी स्तर पे जो योजनाएं लागू होनी हैं उनको क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनावश्यक गतिविधियों से भी बचा जा सकता है और कार्यों में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन भी आसानी से लाया जा सकता है प्लानिंग के ज़रिए। छठा बिंदु है विकास एवं सुधार में वृद्धि करना। विकास और सुधार में वृद्धि अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग के ज़रिए आप क्या करते हैं, जो भी संगठन होता है उसके कई विभाग बना देते हैं।
हर विभाग के उपविभाग और उनके लिए स्टैंडर्ड आप तय कर देते हैं। किए जाने वाले कार्य और अपनाई जाने वाली विधियों के मूल्यांकन में ये स्टैंडर्ड जो होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास और सुधार में प्लानिंग जो है, प्लानिंग से प्राप्त जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो प्रमाप होते हैं, वह सहायता करते हैं। 7वां पॉइंट, नियोजन नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित करते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मानक तैयार हो जाते हैं, तो यही जो मानक होते हैं इन्हीं के आधार पर ही तो आप नियंत्रण करेंगे। जैसे आपने ये तय कर लिया कि इस काम को करने का ये तरीका है, अब जो व्यक्ति ने कार्य किया अगर वह उस तरीक़े को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आप उसे कंट्रोल करते हैं और क्या कहेंगे उसे कि भाई इस काम को करने का ये तरीका था और आपने जिस तरीके से किया है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन या तो मात्रा में कम है या उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप नियोजन के ज़रिए मानकों को डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आधार बनाते हैं नियंत्रण का। क्योंकि अगर जो क्रियान्वयन किया गया है किसी प्लान का, अगर वह प्लान के अनुरूप नहीं है तो आप किस आधार पे कहेंगे कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो जो आधार बनता है वह बनते हैं स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आपने प्लानिंग की है, वास्तविक जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको आप प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से उसकी तुलना करते हैं और अंतर के कौन कौन से कारण हैं उनका पता लगाते हैं और फाइनली उन कारणों को पता करने के बाद आप अंतरों को दूर कर सकते हैं। नियोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, क्योंकि नियोजन से आप स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और नियंत्रण में उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अनुरूप आप एक्चुअल एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को आप मापते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नियोजन के महत्व को एक पिक्टोरियल डिपिक्शन के ज़रिए बताया गया है कि नियोजन का महत्व क्या क्या है। दिशा निर्देशन करना, नव विचारों और सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना, इनोवेशंस एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोत्साहित करना, अतिव्याप्तता और व्यर्थ क्रियाओं को कम करना, विकास और सुधार में वृद्धि, नियंत्रण के लिए मानक निर्धारण और अनिश्चितता के जोखिम को कम करना और सबसे महत्वपूर्ण बात है उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखना। अब इतनी सारी महत्व और उससे पहले आपने कल के वीडियो में लाभ भी जाने थे, विशेषताएं भी जाने थे, तो क्या प्लानिंग की कोई सीमा भी है? इज़ देयर एनी लिमिटेशन? यस ऑफ कोर्स, हर किसी का इस दुनिया में कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है ही ना, तो प्लानिंग की भी है। देखिए, नियोजन यूँ तो सभी व्यावसायिक उपक्रमों के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। नियोजन के समय में आपने जो योजनाएं तय की हैं उनके आधार पर ही प्रबंधक संस्थान को लक्ष्यों की ओर आगे ले जाते हैं। लेकिन हमने अपने वास्तविक जीवन में यह देखा है कि सारी गतिविधियां हमारी तय की गई योजना के अनुसार तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, यानी कि जिनकी कोई आशा नहीं थी, जिनका पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। तो वातावरण में समय समय पर अनेक बदलाव आते हैं, योजनाओं में भी आपको उसके अनुरूप बदलाव करना पड़ता है। इसीलिए कुछ प्रबंधक तो ऐसे हैं वो नियोजन में ज़्यादा भरोसा नहीं करते। अगर आप जानना चाहेंगे कौन कौन सी सीमाएं हैं तो आइए जानते हैं बिंदुवार। पहला, व्यवसाय प्रशासन में लोचहीनता। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग यानी कि पहले से ही आपने तय कर लिया कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा करना है, तो अब आप परिस्थिति के अनुरूप उसमें जो भी आपको उचित लगे ऐसा डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते। यानी कि आप अचानक से उसमें अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहें तो नहीं ला सकते। तो व्यवसाय प्रशासन में लोचहीनता आ जाती है। लोचहीनता का मतलब है रिजिडिटी यानी कि स्थिरता। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहे सोच में, कार्य पद्धति में, सब कुछ पहले से ही तय है और जो अभी की स्थिति बनी है ये आपको पहले से अनुमान आपने लगाया था, लेकिन ये स्थिति कुछ एकदम अलग है। तो आप पाएंगे कि भाई प्लानिंग होने की वजह से आप कभी कभी जो ज़रूरी परिवर्तन है वह भी नहीं कर पाते। ये इसकी एक कमी है कि आप इसमें प्लानिंग करने के बाद जो हालात होते हैं अगर वो अप्रत्याशित रहे तो आपकी प्लानिंग फिर उन हालातों में जो आपने डिसीजन पहले से लिया हुआ है, हो सकता है आपके डिसीजन उन हालातों के लिए उपयुक्त ना हो। दूसरी बात, परिवर्तनशील वातावरण में कठिनाई उत्पन्न करता है। देखिए, प्लानिंग
आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कभी कभी जैसा होगा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो ये तब होता है जब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर जो पर्यावरण, जो वातावरण है, वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला हो, परिवर्तनशील हो। इसको बोलते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। तो ऐसे में जहाँ पे पर्यावरण बहुत तेज़ी से बदलने वाला हो, वहाँ आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है, तो प्लानिंग वहाँ पर उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। कौन कौन से व्यावसायिक परिवर्तन के कारण हो सकते हैं? जैसे ग्राहक की प्राथमिकताओं में बदलाव, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक और कानूनी परिवर्तन अगर तेज़ी से हो रहे हैं तो प्लानिंग वहाँ पर असफल हो सकती है। तीसरी बात, भारी पूंजी विनियोजन, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी कि नियोजन पे अच्छा खासा खर्चा होता है। आपको पता है प्लानिंग करने वाले जो लोग हैं वो एक रूम में बैठते हैं और दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स, वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं इसका, आपके यहाँ प्लानिंग करने का। प्लानिंग में ये भी लोग मानते हैं कि आप एक रूम में घंटों बैठे रहते हैं, कई दिनों तक बैठे रहते हैं, तो इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का एक कहना है। अल्टीमेटली पैसा तो ढेर सारा लगता ही है। तो ये लोग जो प्लानिंग के लिए उत्तरदायी हैं, इनके ऊपर आपको अच्छा खासा वेतन खर्च करना होता है, इनकी फैसिलिटीज़ पे अच्छा खासा खर्चा आता है। तो प्लानिंग में आप तमाम तरह के डेटा इकट्ठा करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, वैकल्पिक कार्य मार्गों का पता लगाते हैं, यानी कि किसी भी कार्य करने के कौन कौन से वैकल्पिक कार्य मार्ग हैं, मतलब कौन कौन से अल्टरनेटिव वेज़ हैं करने के। फिर आप उनका मूल्यांकन करते हैं, विस्तृत योजना बनाते हैं, सही जो कार्य मार्ग है यानी कि अल्टरनेटिव वे है उसे आप चुनते हैं और उसे लागू करेंगे ऐसा तय करते हैं, ऐसा प्लान करते हैं। ऐसा करने में अच्छा खासा खर्चा आता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इससे जितना हमें लाभ होता है, क्योंकि हमने आज से 1 महीने पहले जो प्लान किया था, अगर वो डायनामिक एनवायरनमेंट में किया गया था तो हमने जितना उसमें खर्चा किया, आज के तो हालात ही 1 महीने बाद बदल गए। तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूज कास्ट है ये एक बर्डन है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं भारी पूंजी विनियोजन होता है, यह भी इसकी एक सीमा है, और इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही प्लानिंग पर ज़्यादा खर्चा कर पाती हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो प्लानिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ठीक, इसके बाद में आता है व्यक्तिगत रचनात्मकता का ह्रास। देखिए, जब टॉप मैनेजर्स के द्वारा पहले से ही सारे प्लान बना लिए जाते हैं तो जो दूसरे स्तर के लोग हैं, जैसे मिडिल लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स, उनके पास कुछ भी अपना अनुभव यूज़ करने का या अपना इनोवेटिव आइडिया लगाने का या क्रिएटिविटी लगाने का कोई मौका ही नहीं बचता। उनको केवल टॉप मैनेजर्स के द्वारा जो भी चीज़ें तय कर दी गई हैं केवल उन्हें ही निभाना होता है। तो वो कोई भी परिवर्तन या संशोधन कर नहीं सकते। तो एक समय के बाद उनकी जो व्यक्तिगत रुचि है या जो ओरिजिनलिटी है, रचनात्मकता है या इनिशिएशन की जो पहल करने की शक्ति है, ऐसे गुणों का कर्मचारियों में धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता है, यानी कि वो घटते चले जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप में कोई भी गुण हो, अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसमें ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ समय नष्ट करने की प्रक्रिया है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, इसलिए सही विकल्प का मूल्यांकन करने में समय लग जाता है, और भविष्य में यदि कोई परिवर्तन होता है तो सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इन योजनाओं को तैयार करने में बहुत सारा समय लगता है, आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये सारी की सारी योजनाएं जो है धराशायी हो जाती हैं। तो इट्स अ टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, सम स्कॉलर्स से सो। ओके, देन 6 पॉइंट, पर्याप्त मानसिक योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एडिक्वेट मेंटल एबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, नियोजन दरअसल एक मानसिक प्रक्रिया है। पहले से ही आप मन में अनुमान लगाने लगते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे हो सकता है। इसलिए योजनाओं का प्रभावी बनना योजनाकार की मानसिक योग्यता पर निर्भर करेगा। इस कार्य को केवल बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं, परंतु बुद्धिमान और कुशल योजनाकारों का प्रत्येक क्षेत्र में अभाव है। ऐसे दिखने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में जो लोग बुद्धिमान हों और कुशल योजनाकार यानी कि प्लानर्स हों, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए प्रभावशाली नियोजन भी बहुत बार संभव नहीं हो पाता। तो सीमाएं अगर आप देखें पिक्टोरियल डिपिक्शन से, तो क्या क्या हैं नियोजन की सीमाओं में? एक तो भारी पूंजी का विनियोजन होता है, यानी खूब ढेर सारा पैसा लगता है, ह्यूज कास्ट।
व्यक्तिगत रचनात्मकता यानी कि पर्सनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का यहाँ पे डिटेरियोरेशन होता है, ह्रास होता है। समय नष्ट करने की प्रक्रिया है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पर्याप्त मानसिक योग्यता का अभाव, मेंटल एबिलिटी उतनी जो है सफिशेंट नहीं हो पाती बहुत बार मैनेजर्स की। व्यवसाय प्रशासन में लोचहीनता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी यानी कि लोचहीनता। और परिवर्तनशील वातावरण में कठिनाई, अगर पर्यावरण तेज़ी से बदल रहा है तो डेफिनेटली बहुत कठिनाई आती है। नियोजन की प्रक्रिया क्या है, आइए जल्दी से अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। नियोजन की प्रक्रिया में जो कुछ भी है ऐसा करते हैं, इसे कल के वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 टॉपिक पर्याप्त हुए। एक तो आपने पढ़ा नियोजन की सीमाएं क्या हैं, और उससे पहले आपने पढ़ा नियोजन का महत्व क्या है। कल पढ़ेंगे हम नियोजन की प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।